हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हम। आज हम एक और अभ्यर्थी के इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे कि उनका जो इंटरव्यू है वो कैसा गया, साथ ही इंटरव्यू में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस करा और कौन कौन से क्वेश्चन जो है उन्हें इंटरव्यू में पूछे गए। इनका इंटरव्यू जो हुआ था वो बाबूलाल कटारा जी सर के बोर्ड में हुआ था। ओके, तो जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले जानते हैं जो कैंडिडेट है इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इन्होंने किस किस फील्ड में एजुकेशन करी है और इनका जॉब प्रोफाइल क्या है। इनका जो इंटरव्यू था वो 23 जून को था और टाइमिंग जो थी वो 1:30 बजे के लगभग इनका इंटरव्यू हुआ था। और इन्होंने जो एजुकेशन में जो है क्या क्या किया है, ये कंपनी सेक्रेटरी CS बीकॉम करा है, इन्होंने MCOM करा है, यानी इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो ये हो गई है। और करंट जो इनकी जॉब है, वर्तमान में जॉब कहाँ कर रहे हैं, ये नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर है। तो इस तरह से इनका जो है बैकग्राउंड हो गया। तो बैकग्राउंड से आप देख सकते हैं कि इनसे बीकॉम के, MCOM के, CS से रिलेटेड, उसके अलावा नाबार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो जानते हैं इनके इंटरव्यू के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो सबका अपना अपना हो सकता है। तो देख लीजिएगा कि कैसे हो, कैसा लग रहा है, ठीक है, कैसे आए आप, ठीक है, कहाँ से आ रहे हो। लगभग ये क्वेश्चन जो है वो जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, ये किसी भी से भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है नहीं भी पूछे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इनसे पूछा गया, 10th 12th बीकॉम MCOM कहाँ से करी। ये भी लगभग हर कैंडिडेट से पूछा जा रहा है। MCOM में क्या सब्जेक्ट था। अब इनसे जो है MCOM में सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया कि आपके पास MCOM में कौन सा सब्जेक्ट था, तो ये भी उन्होंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया, CS क्या होता है। CS जो होता है वो बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी होता है। जो CA जो है वो उससे अलग होता है। तो CS जो है कंपनी सेक्रेटरी, इसकी पर्टिकुलरली एग्ज़ाम लगती है और उसी से क्या होता है, CS में सिलेक्शन होता है। मुझे इतना पता है, ठीक है, बाकी उन्होंने क्या आंसर दिया ये मुझे भी नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस लेटर तैयार करते समय उस पर पेन से डियर सर, डियर रमेश, सुरेश आदि नाम क्यों लिखते हैं। मुझे भी ये नहीं पता है। अगर किसी को पता हो इसका आंसर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं भी जब नेक्स्ट जो RS वैकेंसी आएगी उसमें एग्ज़ाम दूँ तो मुझे पता रहे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्योंकि ये तो नेक्स्ट इंटरव्यू जो है उसमें भी पूछा जा सकता है। मैं भी आप ही की तरह क्या हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। नाबार्ड क्या डायरेक्ट फाइनेंस करता है या रीफाइनेंस का काम करता है। अब इससे पहले हम थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं कि नाबार्ड है क्या। नाबार्ड जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1982 में हुई थी। ओके, और इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड जो है वो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका नाम हो गया, फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये डायरेक्ट फाइनेंस करता है या रीफाइनेंस। अब ये डायरेक्ट फाइनेंस भी करता है और रीफाइनेंस भी करता है, दोनों ही इसके काम हैं। डायरेक्ट फाइनेंस से मतलब ये हो गया कि ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी उद्योग है उनको क्या करता है, वित्त प्रदान करता है, ठीक है। और रीफाइनेंस से मतलब ये हो गया कि ये शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए क्या करता है, ये बैंक्स को, ठीक है, क्या करता है, ये रीफाइनेंस की सुविधा भी प्रदान करता है। और बैंक्स जो है वो कृषि और ग्रामीण उद्योग में क्या करे, निवेश करे या फिर उद्योगों को ऋण प्रदान करे। ऐसे बैंक्स को क्या करता है, ये रीफाइनेंस के जो है वो करता है। साथ ही जो IRDP जो है हमारा IRD प्रोग्राम है, इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉरी, IRDP जो है हमारा, जो गरीबी उन्मूलन के लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें भी जो है ये रीफाइनेंस जो है वो प्रोवाइड कराता है नाबार्ड। इस तरह से ये काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया, आप देख सकते हैं कि इनको बैक टू बैक नाबार्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, नाबार्ड में मैनेजर की है, तो इसलिए इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की ग्रामीण क्षेत्र की कोई 2 स्कीम बताओ। नाबार्ड की जो ग्रामीण क्षेत्र की 2 स्कीम जैसे हो गई नाबार्ड डेयरी लोन योजना, उसके अलावा डेयरी उद्यमिता विकास योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो है उसके तहत जो है ये भी एक स्कीम है, और नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना, ये सारी स्कीम जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में जो है नाबार्ड के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, क्या नाबार्ड में जिला स्तर पर नियुक्ति होती है। जी हाँ, नाबार्ड में जिला स्तर पर नियुक्ति होती है। जिला स्तर पर जिला विकास प्रबंधक जो होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो नाबार्ड में की जाती है। तो अगर किसी की भी जॉब प्रोफाइल जो है वो नाबार्ड से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो
इससे रिलेटेड जो है जितने भी क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन वीडियो में बता रही हूँ मैं, इनके आंसर भी बता रही हूँ, तो ये भी देख लीजिए। इसके अलावा अन्य कोई आपके क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो उसका आंसर भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में सब्सिडी का मुद्दा क्या है। अब एग्रीकल्चर में सब्सिडी जो होती है वो ये मुद्दा है कि सरकार जो है, जैसे भारत सरकार की बात करें कि सरकार जो है वो किसानों को जो है बीज, उर्वरक, खाद, इन सब के लिए क्या करती है, सब्सिडी प्रदान करती है। यानी उनको जो उनका मूल्य है उससे कम रेट पर जो है बीज, खाद और उर्वरक प्रदान करती है। साथ ही हमारा जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत जो हम खाद्यान्न प्रोवाइड कराए जाते हैं उसमें भी जो है वो सब्सिडी प्रदान की जाती है। लेकिन विरोध यहाँ पर ये उठता है कि जो विकसित देश है जैसे USA वगैरह, तो ये इस एग्रीकल्चर में सब्सिडी के मुद्दे को हमेशा जो है WTO में ले जाते हैं और उससे हमेशा क्या होता है, विवाद उत्पन्न होता रहता है। और इसी विवाद के कारण जो है WTO में जो सब्सिडी के बॉक्स बने हुए हैं उसी के तहत जो है WTO भारत पर कई बार जो है कार्रवाई करने की प्रोसेस भी करता है। क्योंकि USA जो है वो काफ़ी बार डिमांड करता है कि जो विकासशील देश है वो एक निश्चित सीमा तक की क्या सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं और भारत जो है वो उसका उल्लंघन करता है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या कि WTO में सब्सिडी का विरोध क्यों करते हैं। अब WTO में सब्सिडी का विरोध हो सकता है कि जैसे मैंने आंसर बताया, WTO का नाम लिया तो हो सकता है उनसे फिर क्रॉस क्वेश्चन किया गया हो कि WTO में सब्सिडी का विरोध क्यों किया जाता है। अब WTO में जैसे मैंने बात किया कि 3 तरह की सब्सिडी होती है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी एंड अम्बर बॉक्स सब्सिडी। ओके, तो ये जो सब्सिडी होती है, जैसे ब्लू बॉक्स सब्सिडी आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए होती है और इसमें अम्बर बॉक्स सब्सिडी जो होती है वो कृषि उत्पादन, व्यापार, MSP निर्धारण के लिए, इसमें उर्वरक, खाद, बीज, विद्युत जो होती है, सिंचाई आदि पर जो है, जो कृषि क्षेत्र में है आदि पर क्या है, सब्सिडी दी जाती है। तो ये क्या करता है, साथ ही जो प्रत्यक्ष जो आर्थिक सहायता है वो भी अम्बर बॉक्स के तहत दी जाती है। तो इसमें प्रावधान ये है कि जो जितने भी देश हैं वो उनका जो कुल कृषि उत्पादन है उसके कुल मूल्य का जो है केवल 10% ही जो है वो क्या कर सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं, केवल 10% दे सकते हैं, उससे अधिक जो है वो सब्सिडी नहीं दी जा सकती। तो भारत के साथ क्या हो रहा है कि भारत क्या है, भारत का पर आरोप लगता है कि भारत जो है वो 10% की सीमा जो है उसका उल्लंघन करता है। लेकिन भारत का पक्ष ये है कि भारत की जो आबादी है, ठीक है, एक बड़ी आबादी है जिसमें क्या है, गरीब तबका बहुत ज़्यादा है, तो उनको मुफ्त अनाज देना, ठीक है, उनको गरीबी से बाहर निकालना, ये सब करना ज़रूरी है। इसीलिए भारत जो है इस प्रावधान को हटाने की मांग करता है कि इस प्रावधान को हटाया जाए और हमें जो है कुछ रियायतें दी जाए। क्योंकि विकासशील देशों में क्या है, अभी बहुत सारी जो है गरीबी, भुखमरी की समस्याएं जो है वो विद्यमान हैं। ओके, नेक्स्ट है बैंकों की कोई 2 समस्याएं बताइए। अब बैंकों की 2 समस्याएं, तो सबसे बड़ी समस्या तो आई थिंक सबको पता ही होगी कि NPA जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। NPA सबसे बड़ी समस्या क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी गैर निष्पादित परिसंपत्तियां जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या जो है लॉसेस इन रूरल ब्रांचेज, यानी बैंकों की जो शाखाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनमें क्या है, अधिकांश में लॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो ये बैंकों की 2 समस्याएं हो गई। अब उसके बाद में बात करते हैं कि बैंकों की 2 समस्याएं तो हो गई, उसके बाद में हम जान लेते हैं थोड़ा सा NPA के बारे में कि जो ये NPA जो है वो क्या है। बेसिकली NPA ये है कि एक ऋण होता है, ठीक है, ऋण को क्या हुआ, ऋण प्रदान किया गया बैंकों के द्वारा, तो जो ऋण है उस पर ब्याज और जो मूलधन है, यानी जो ऋण दिया गया है वो और ब्याज, ठीक है, उसकी अग्रिम किस्त जो होती है, हर बार किस्त देनी होती है, तो अगर उसका भुगतान जो है वो 90 डेज तक नहीं किया जाता, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, 90 दिन के बाद उसको जो है गैर निष्पादित परिसंपत्ति मान लिया जाता है, यानी उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट SMA अकाउंट होता है उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। और अगर कृषि क्षेत्र में बात करें तो कृषि क्षेत्र में NPA ये होता है कि जब ब्याज एवं किस्त की अदायगी जो है वो भुगतान तिथि के बाद 2 फसलों तक नहीं होती है, तो क्या हो जाता है, कृषि क्षेत्र में NPA जो है वो घोषित कर दिया जाता है। अब NPA के भी 3 पार्ट हैं, जैसे एक तो हो गया घटिया परिसंपत्ति, एक हो गया संदेहास्पद और एक हो गया क्षति। घटिया में ये हो गया कि 90 दिन से लेकर अगर 1 वर्ष तक जो है जो ब्याज और मूलधन जो है उसको वो नहीं मिल रहा है, तो वो घटिया परिसंपत्ति जो है वो मान ली जाती है। संदेहास्पद में ये हो गया कि 1 से 3 वर्ष तक भी नहीं आता है, तो उसको संदेह यानी थोड़ा डाउटफुल मान लिया जाता है। और क्षति परिसंपत्ति
जब 3 वर्ष बाद भी जो है, ठीक है, उस जो मूलधन है और ब्याज जो है वो नहीं मिलता है, तो उसको लॉस घोषित कर दिया जाता है कि वो टोटली क्या हो जाता है, एनपीए हो जाता है, कि उसका तो अब कभी जो है भुगतान होएगा ही नहीं, ये मान लिया जाता है। तो ये है। अब बात करें कि ये एनपीए होता क्यों है। सबसे ज़्यादा एनपीए होने के कारण क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। एनपीए होने के कारण ये है कि कॉर्पोरेट स्तर पर क्या होता है, बड़े बड़े जो ऋण जो है वो दे दी जाते हैं और उनकी समय पर वसूली भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, लगभग बड़ी बड़ी कंपनियां जो क्या है बड़ा जो है मूल्य लेती है। इसके अलावा कई लोग डिफ़ॉल्टर भी होते हैं, विलफुल डिफ़ॉल्टर होते हैं कि जानबूझकर जो है वो ऋण नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, ऋण तो ले लिया लेकिन उनको चुकाना नहीं चाहते, जैसे विजय माल्या जैसे लोग हो गए। उसके अलावा क्या है, जैसे मान लो लोहा इस्पात विद्युत टेक्सटाइल क्षेत्र में क्या है, एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये भी एक जो है सबसे बड़ी समस्या जो है वो आ रही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एनपीए किसानों का ज़्यादा है या उद्योगपतियों का। आई थिंक मेरे हिसाब से उद्योगपतियों का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां जो है वो बड़ा अमाउंट जो है वो लेती है। तो उससे क्या होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, विद्युत हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इन उद्योगों में बड़े बड़े ऋण जो है वो लिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एनपीए की समस्या बहुत लगातार बढ़ती है। और इनमें से तो कई उद्योगपति जो होते हैं वो विलफुल डिफ़ॉल्टर होते हैं, जानबूझकर जो है वो अदायगी नहीं करते हैं। ओके, अब उसके बाद में हम बात करें, कहा जाता है कि किसानों की वजह से एनपीए बढ़ रहा है। आपका क्या विचार है? क्या सिर्फ संख्या के आधार पर ही वास्तविकता में ऐसा भी है? अब ये बोला जा रहा है कि किसानों की वजह से एनपीए बढ़ रहा है। एक्चुअली मुझे थोड़ा ये आर्टिकल समझ में नहीं आ रहा है कि किस आर्टिकल से उठाया गया है ये, किसानों की वजह से एनपीए बढ़ रहा है। और आपका क्या विचार है, क्या सिर्फ संख्या के आधार पर ही है या वास्तविकता में ऐसा है? क्योंकि एनपीए जो है वो तो उद्योगपतियों के द्वारा ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे क्रिटिकल सा लग रहा है, तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी को पता हो कि क्या इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है वो क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये हो गया वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या है, तो वित्तीय समावेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये होता क्या है। बेसिकली कमज़ोर वर्ग, ठीक है, या फिर कम आय, जिनकी आय कम होती है, ऐसे समूह है जो है, ऐसे कम आय वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उन लोगों को वित्तीय सेवाओं की जो पहुंच जो है वो सुनिश्चित करना ही क्या है, ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन है। यानी कमज़ोर वर्ग को और कम आय वाले लोगों को क्या है, वित्तीय सेवाएं पहुंचे, जैसे कि बीमा पॉलिसी की सहायता हो गई, बचत खाता, और उनको जो पेमेंट की सुविधा जो है वो मिले, कम लागत वाले ऋण जो है वो आसानी से उनको मिल जाए। ठीक है, भुगतान जो है, पे मनी जो है उनको काफ़ी ईजी तरीके से अवेलेबल हो, बैंक की शाखा जो है वो उनके नज़दीक अवेलेबल हो। ये सब क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एनपीए देश में कौन से बैंकों का ज़्यादा है। अब एनपीए जो है, एक तो पब्लिक सेक्टर के बैंक है और एक है प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। तो अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो एनपीए है वो एसबीआई बैंक का एनपीए जो है वो सबसे ज़्यादा है पब्लिक सेक्टर में। जबकि प्राइवेट सेक्टर में जो है एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक का जो एनपीए जो है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखें हम तो है, एनपीए को कम करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। अब एनपीए को कम करने के लिए सरकार ने वैसे प्रयास तो क्या किए हैं, बहुत सारे करे हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ भी लेकर आई है। जैसे हम बात करें कि कौन कौन से जो है उन्होंने सरकार ने काम किए हैं, एक तो हो गया कि समय समय पर मौद्रिक नीति जो होती है उसकी समीक्षा की जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो कार, बासेल और क्रार, CAR, एक तो हो गया CAR, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, CAR एक तो हो गया कार, एक हो गया क्रार, ओके, और एक हो गया बासेल। तो ये 3 जो मानक है, ठीक है, प्रावधानी मानक है, इनको समय समय पर जारी करती है। इसमें Tier 1, Tier 2, Tier 3 जो है संपत्तियां जो है वो जारी करती है। इसके अलावा एक सरफेसी जो एक्ट है 2002 का, ये भी बना हुआ है। इसके अलावा DRT, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है। ओके, इसके अलावा बनाया हुआ है प्रोजेक्ट इंद्रधनुष चला जाता है, जिसमें बैंकों को 70,000 करोड़ रुपए की सहायता भी दी गई है। उसके अलावा बहुत सारी कमेटियां जो है वो समय समय पर सरकार जो है एनपीए को दूर करने के लिए घोषित करती रहती है। इसके अलावा वित्तीय समावेशन स्कीम लॉन्च की गई है और SDR स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग बनाया गया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो, इंपॉर्टेंट, BBB बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया है। इसके अलावा सरफेसी एक्ट तो हो ही चुका है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड IBC भी एक बनाया गया है। ओके, IBC हो गया। उसके अलावा बनाया गया कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन तंत्र बनाया गया है। स्मॉल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स जो है ये बनाए गए हैं। उसके अलावा जब जो आर्थिक समीक्षा होती है,
आर्थिक समीक्षा होती है तो उसमें अलग अलग जो है मानक लिए गए हैं, जैसे 4R रिफॉर्म्स लिए गए थे, 4D जो है रिफॉर्म्स लिए गए थे। आप इनको थोड़ा देख लीजिएगा कि 4R रिफॉर्म्स क्या है, ठीक है, 4D रिफॉर्म्स क्या है। इसके अलावा 5/25 जो है वो स्कीम भी लेकर आई थी एनपीए को दूर करने के लिए गवर्नमेंट। इसके अलावा S4A स्कीम जो है वो भी लेकर आई थी। और जो पारा जो है वो भी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। नई एग्जिम नीति जो है वो भी लाई गई है। तो इस तरह से जो है वो बहुत सारे, जो पारा जो है वो क्या है, नेशनल ब्लड बैंक इसको बोला जा रहा है। तो इस तरह से सरकार जो है वो काफ़ी प्रयास कर रही है एनपीए को दूर करने के लिए। तो आप सभी को देख लीजिएगा कि क्या क्या और प्रयास किए गए हैं। हो सकता है कुछ जो प्रयास है वो मुझसे छूट गए, तो आप और देख लीजिएगा। साथ में मैंने शॉर्ट में बताया है अभी, क्योंकि अगर मैं डिटेल से पढ़ाऊँगी तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि क्या क्या है ये। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन, राजस्थान के विकास के लिए कोई 3 उपाय बताइए। राजस्थान के विकास के लिए 3 उपाय ये हो सकते हैं कि जैसे एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करें, विभिन्न प्रकार की स्कीम्स लॉन्च करें, या फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं हम ऐसे चलाएं जो क्या करें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा आए। इसके अलावा जो उद्योग जो है, जैसे हमने घिलौट जोन और बहुत सारे जोन विकसित किए हुए हैं, ऐसे हम और बहुत सारे जोन जो है वो विकसित करें। और साथ ही क्या करें, हम पर्यटन को जो है बढ़ावा दें, क्योंकि पर्यटन जो है वो अभी इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक जो है वो काफ़ी ऊपर होती है। जैसे हमारे राजस्थान पैलेस ऑन व्हील्स और राजस्थान के हेरिटेज जो साइट्स है, अगर हम उनको और प्रमोट करें तो क्या हो सकता है, हमारी जीडीपी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन इसका बढ़ सकता है। हालांकि कोविड-19 के बाद राजस्थान के पर्यटन उद्योग को काफ़ी धक्का लगा है, तो उसे उभरने में अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट हो सकता है कि सोलर और विंड एनर्जी जो है वो जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है इसको और तेज़ी मिले, ठीक है, जो क्षमता जो है और जनरेट की जाए, प्लस में जो उद्योगपति है उनको राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट किया जाए। इसके अलावा माइनिंग सेक्टर है उसका मैनेजमेंट भी प्रॉपर तरीके से किया जाए, क्योंकि माइनिंग में क्या है, अवैध खनन जो है वो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इसको दूर करते हुए अगर हम इसको प्रॉपरली मैनेज करें तो राजस्थान के विकास में काफ़ी हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अंग्रेजों ने भारत में जो पश्चिमी शिक्षा चलाई है क्या उसके दुष्परिणाम हैं, आपकी क्या राय है। अब अंग्रेजों ने जो पश्चिमी शिक्षा चलाई है उसके फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी है। अब नुकसान जो है, उन्होंने अगर नुकसान ही पूछे दुष्परिणाम क्या है, तो ये हो गया कि पश्चिम के कारण जो है भारतीय जो संस्कृति है वो कुछ विकृत हो गई है। क्योंकि उसमें पश्चिम संस्कृति जो है उसकी छाया जो है वो कहीं ना कहीं पड़ गई है। जैसे खान पान में अंतर, रहन सहन में अंतर आ गया है, ठीक है, जो हमारा पहनावा है, रहन सहन, उन सब में अंतर आ गया है। इसके अलावा जो हमारी लैंग्वेज जो है उसमें भी चेंज आ गया है। जो भारतीय संस्कृति में जहाँ परिवार जो है वो इम्पोर्टेंट माना जाता था, वहीं जो पश्चिमी शिक्षा के कारण क्या हुआ है, जो परिवारों में क्या है टूटन की समस्या उत्पन्न हो गई है। उससे क्या है, एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट भी जो है पश्चिमी शिक्षा के कारण ही क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। तो इस तरह से आप और भी रीज़न बता सकते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा आप इसको। और नेक्स्ट है, कोई 2 अच्छे काम बताओ जो अंग्रेजों के जिससे भारत समाज में अच्छा हुआ है। यानी अंग्रेजों के 2 अच्छे काम बताने हैं जिससे क्या हुआ है, भारतीय समाज क्या हुआ है, अच्छा हुआ है। अब अंग्रेजों के अच्छे काम, आई थिंक 2 या 3 काम तो मुझे याद है, वैसे तो उन्होंने काफ़ी काम करे हैं। एक तो काम उन्होंने क्या किया है, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सोशल रिफॉर्म्स करे हैं, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, बाल विवाह निषेध हुआ, ये सब काम जो है वो अंग्रेजों के टाइम ही हुआ। दूसरा जो है उन्होंने क्या की, रेलवे नेटवर्क की जो है उन्होंने स्थापना करी थी। मुंबई से थाने के बीच में कुछ रेलवे नेटवर्क जो है उन्होंने सबसे पहले जो है ट्रेन चलाई थी। तो रेलवे जो है वो केवल अंग्रेजों की ही देन है। तो 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट उनके द्वारा हो गए। उसके अलावा जनगणना का जो कार्य है वो भी क्या हुआ था, आई थिंक 1881 में रिपन के काल में जो है जनगणना जो है वो प्रारंभ हुई थी, इफ़ आई एम राइट, आई थिंक, हाँ ठीक है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रिपन के काल में हुई थी क्या जनगणना। नेक्स्ट है, क्या आपको लगता है भारत में बैंकों में एनपीए के लिए सिर्फ बैंक मैनेजर या ब्रांच के कर्मचारी जिम्मेदार होते हैं। आप देख सकते हैं इनसे बार बार जो है एनपीए के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब हर मेंबर जो है इनसे एनपीए के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्योंकि बैंकों की सबसे बड़ी समस्या ही वर्तमान में क्या है, एनपीए है। तो अगर कोई बैंक प्रोफाइल में जॉब जिनकी है तो प्लीज़ एनपीए को अच्छे से पढ़ के जाइए। एनपीए के हर क्वेश्चन को जो है आप ज़रूर देख कर जाइए, क्योंकि जो ये कैंडिडेट है इनसे एनपीए के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो
अब एनपीए के लिए सिर्फ बैंक मैनेजर या ब्रांच के कर्मचारी जो है वो जिम्मेदार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, विलफुल डिफॉल्टर की समस्या हो जाती है, तो उसमें बैंक मैनेजर और ब्रांच के कर्मचारी क्या करेंगे? हाँ, बैंक और जो ब्रांच के कर्मचारी है उनका एक बड़ा रोल ये हो सकता है कि वो हर चीज़ को मैनेज करके चले। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो अधोसंरचना का जो निर्माण है वो ढंग से हो और समय पर जो वसूली कर पाएँ, बस वसूली जो है वो समय पर कर ले, तो फिर क्या है, ब्रांच के कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, नेशनलाइज बैंकों का एनपीए इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है? नेशनलाइज बैंकों का एनपीए इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है, इसका थोड़ा मुझे पता कम ही है कि इनका ही ज़्यादा क्यों होता है। आई थिंक इनका ट्रस्ट ज़्यादा हो जाता है, तो नेशनलाइज हो जाते हैं, मतलब सरकारी बैंक हो गए तो क्या होता है, ऋण उनको अधिक मिल जाता है, तो इस तरह से हो जाता होगा आई थिंक। नेक्स्ट है, क्या बैंकों का मर्जर करने से बैंकों की एनपीए की समस्या कम हुई है? ऐसा नहीं है कि बैंकों को मर्जर करने से जो है बैंक के एनपीए की समस्या कम हो जाती है, नहीं, क्योंकि एनपीए की समस्या तो तब भी बनी रहेगी, मर्जर करने पर भी बनी रहेगी, तो ये ज़रूरी नहीं है। क्या मर्जर के परिणाम सही निकल कर आए हैं? मर्जर के परिणाम जो है कुछ हद तक सही भी निकल जाते हैं कई बार, लेकिन अधिकतर बार क्या है, सही नहीं निकलते। नोटबंदी क्यों की गई? क्या नोटबंदी सफल रही? अब इनसे जो है नोटबंदी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि नोटबंदी क्यों की गई थी, क्या नोटबंदी सफल रही, तो आप थोड़ा नोटबंदी के बारे में भी देख लीजिएगा, क्योंकि अभी के इंटरव्यू में नोटबंदी को भी पूछ रहे हैं। कुछ मेंबर हैं जो नोटबंदी के बारे में भी पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग से अभी नोटबंदी आई थिंक गई नहीं है, इसलिए नोटबंदी पर वापस से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, योग आपकी हॉबी है, तो आप ये बताइए कि योग अभी पिछले 7 सालों से ही प्रसिद्ध हुआ है या पहले से ही फेमस था? अब भारत में बात करें तो भारत में तो योग क्या था, चिरातन काल से चला आ रहा है, यानी प्राचीन काल से ही योग जो है भारत का जो है, भारत की देन है। पतंजलि, ठीक है, उन्होंने योग पद्धति जो विकसित करी थी, तो उन्होंने जो है उसके बाद से भारत में योग तो प्राचीन काल से रहा है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बात करें, तो क्या हुआ है, विभिन्न देशों में जो है योग लगभग 7 सालों से ही क्या हुआ है, विकसित हुआ है। लेकिन भारत में क्या है, हमेशा से ही जो है वो प्रसिद्ध था। अब 7 सालों से प्रसिद्ध होने का कारण हम ये मान सकते हैं कि यूएन में जो है वो 2014 में एक क्या हुआ था, प्रस्ताव पारित हुआ था। ओके, प्रस्ताव पारित होने के बाद क्या हुआ कि 2015 में 21 जून 2015 में जो है क्या हुआ था, पहला जो है इंटरनेशनल योगा डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि यूएन में जो है वो रिजोल्यूशन जो है वो एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि योगा जो है, योगा की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसको करने के लिए, योगा की इम्पोर्टेंस को बढ़ावा देने के लिए, मानव स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए यूएन में जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद से 2015 में पहला इंटरनेशनल योगा डे जो है वो मनाया गया। तो उसके बाद से जो है, तो लगभग 7 साल आप मान सकते हैं, 6 से 7 साल, उसके बाद से जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारा योगा है वो काफ़ी फेमस हुआ। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि हाल ही में जो है 21 जून को क्या है, इंटरनेशनल योगा डे गया है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन जो है करंट सीनियर से लेकर जो है पूछा गया है, और साथ में योग जो है इनकी हॉबी भी रही है, तो इसलिए इनसे क्वेश्चन ये पूछा गया। नेक्स्ट हम बात करें, इंदिरा गांधी जी ने जो योग अध्यापकों की नियुक्ति की थी, क्या उस समय योग को इतना नाम नहीं मिला? क्या वर्तमान सरकार ने सिर्फ इसको फेमस किया? उन्होंने तात्कालिक योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बारे में पूछा था, जो इंदिरा गांधी के क्या थे, योग गुरु थे। ओके, अब इनसे क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी ने योग अध्यापकों की नियुक्ति करी थी, तो मैंने आई थिंक इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि क्या है कि इंदिरा गांधी ने क्या करी थी, और इंदिरा गांधी जी ने जो है वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनके गुरु थे, तो मैं भी इसके बारे में थोड़ा रीड आउट करूँगी। मुझे टाइम नहीं मिल पाया एक्चुअली इसको पढ़ने का कि ये क्या है। तो इस तरह से जो है इनका इंटरव्यू जो है ये हुआ, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे गए। अब इंटरव्यू जो है इन्होंने, इन कैंडिडेट ने जो है अपने जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करा है कि उन्होंने अपने इंटरव्यू से क्या क्या जो है निष्कर्ष निकाला, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जो आगामी जो इंटरव्यू होने वाले हैं उन कैंडिडेट को क्या होगी, हेल्प होगी कि वो इस तरह से अगर उनके सामने ऐसी कोई समस्या आती है तो वो उसको दूर कर ले। तो सबसे पहले उन्होंने शेयर करा, इंटरव्यू के लिए आपने कितनी तैयारी की है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप कितने कॉन्फिडेंट हो, बोर्ड को कितने विनम्रता से जवाब देते हो, ये मैटर करता है। तो आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू में पढ़ना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना डजंट मैटर, मैटर्स ओनली कि आप जो है आंसर देते टाइम कितने कॉन्फिडेंट हो और कितने सॉफ्ट स्पोकन हो, कितनी विनम्रता से आप जवाब दे रहे हो, कि हाँ कभी अग्रेसिव तो नहीं हो रहे आप, बिल्कुल कूल एंड काम होकर जो है आपको आंसर देना है। अगर आपको आंसर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप नो कह सकते हैं ईजी में, सॉरी सर मुझे ये नहीं पता, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। गलत आंसर कभी मत दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट लोग जो है वहाँ पर बैठे होते हैं।
नेक्स्ट है गृह जिले से एक भी प्रश्न नहीं था। अब इनके गृह जिले से जो है, इनको गृह जिले से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, बल्कि जो अदर कैंडिडेट है उनसे गृह जिले से प्रश्न पूछा जा रहा है। गृह जिला जो है वो हर कैंडिडेट को तैयार करना है, क्योंकि गृह जिले से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट है हॉबी से भी ज़्यादा प्रश्न नहीं थे, ज़्यादा फोकस बैंकिंग पर था, क्योंकि इनका जो जॉब प्रोफाइल थी वो बैंकिंग थी, तो इनके क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कि सारे बैंकिंग से रिलेटेड थे। नाबार्ड से देख लो या फिर एनपीए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इनसे रिलेटेड थे। तो हॉबी से तो इनसे एक या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं, अब आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोर्ड क्या पूछ सकता है। बाकी बोर्ड के पास कुछ भी पूछने का अधिकार है। माननीय बोर्ड का व्यवहार बिल्कुल सरल और सहयोगात्मक था। बस आप सहजता से रहो और जहाँ नहीं आए विनम्रता से सॉरी बोल दो। ठीक है, इसने भी ये कहा है कि माननीय जो बोर्ड होता है वो बिल्कुल सरल और सहयोगात्मक होता है, यानी वेरी कोऑपरेटिव होता है वो। बस आपको मतलब बिल्कुल सहज रहना है, कूल एंड काम रहना है। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप बस बिल्कुल आराम से बोल दीजिए कि सॉरी मुझे ये नहीं आता है, दैट्स इट। तो इस तरह से आप जो है वो इंटरव्यू को, अपना जो इंटरव्यू है वो देख सकते हैं। प्लस में जो आगामी जो न्यू वैकेंसी आएगी आरएएस की, उनके लिए भी ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि वो भी क्या होंगे, भावी आरएएस बनने वाले हैं। तो जब भी उनका इंटरव्यू होगा, हालांकि आरएएस तो 5 वर्षीय योजना है या फिर 3 वर्षीय हो सकता है, ये आने वाले दिनों में ये 3 वर्षीय योजना 2 वर्षीय योजना बन जाए, लेकिन क्वेश्चन तो हर टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। आरएएस लंबी प्रक्रिया है, तो पढ़ना तो हमें लगातार ही है। तो वो सब कैंडिडेट भी इंटरव्यू देख सकते हैं, तो उनको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी वैकेंसी तो काफ़ी टाइम लगेगा वैकेंसी को आने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चन लेकर आऊँगी कैंडिडेट्स के। तब तक के लिए बाय।